कोशिश करी कि बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि इस तरह के करियर्स आईआईटी, मेडिकल और सीए के अलावा भी ये करियर्स मौजूद है और हमको इन करियर्स से बहुत फ़ायदा हो सकता है। हेलो, आई एम लव जैन, आई एम अ करियर काउंसलर एंड एज वी ऑल नो, हर स्टार्टअप की अपनी एक स्टोरी होती है और मेरे स्टार्टअप की भी अपनी एक स्टोरी है। मैं ये नहीं जानता कि आप लोग को ये कितनी प्रेरणादायी लगेगी, लेकिन शायद मेरे अनुभवों से आपको कुछ फ़ायदा हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस स्टार्टअप स्टोरी को सुने। तो ये मेरी शुरुआत मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरे अंदर कुछ ये इस बात के बारे में कुछ आइडियाज़ थे कि मैं आगे क्या करूं। ये क्लैरिटी नहीं थी मुझे कि मैं किस तरफ जाऊं। तो उस समय भी मेरे मन में ये था कि मैं चलिए कुछ अपना ही करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने एक छोटी सी एक पॉल्यूशन मास्क की एक यूनिट उस दौरान लगाई एंड आप मानिएगा कि जब मैंने ये पोल्यूशन मास्क की एक छोटी सी यूनिट लगाई, उसी दौरान करीबन 1995 में प्लेग फैल गया था। तो जब ये प्लेग पहली बार फैला तो मुझे नहीं पता था, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन कहीं ना कहीं उस वजह से मेरे इन पोल्यूशन मास्क की एक अच्छी खासी मैं सेल कर पाया और बाज़ार में मैंने कई जगह, बेंगलोर, बॉम्बे, देहरादून, दिल्ली, मैंने कई जगह ये पोल्यूशन मास्क अपने सेल करे। यहाँ से मेरी एक छोटी सी शुरुआत हुई एक एंटरप्राइजिंग करियर के बारे में। लेकिन आगे मेरा ये विचार था कि मुझे अभी पढ़ना भी है। मैंने केवल ग्रेजुएशन करी थी और ग्रेजुएशन करते करते मेरा ये मन आया कि मुझे अब MBA कर लेना चाहिए। तो मैंने MBA में देहरादून में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से 2 साल अपने MBA को दिए। MBA करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ समय जॉब करनी चाहिए एंड मेरी पहली शुरुआत, आप विश्वास मानेंगे, मेरी पहली शुरुआत मिनरल वाटर बेचने से शुरू हुई। तो जब ये पहली बार मैंने देखा कि सेलिंग कैसे होती है, जहाँ डोर टू डोर मुझे जाना था और हेलो मिनरल वाटर एक डिस्पेंसर बनाने वाली कंपनी के डिस्पेंसर्स और पानी दोनों, मुझे उनको उस कॉन्सेप्ट को वहाँ सेल करना था। तो लगभग 6 महीने मैंने वो डायरेक्ट सेलिंग करी और मुझे ये मालूम चल गया कि ये कितना मुश्किल काम है। अब जब इतना मुश्किल काम लगा तो मुझे लगा कि नहीं, ये शायद मुझे नहीं करना था और मैं शायद कुछ और के लिए बना हूँ और मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल से, डायरेक्ट मार्केटिंग से कहीं ना कहीं मुझे नफ़रत होने लग गई। और मैंने फिर एक और जगह अपना रेज्यूमे डाला और मुझे जल्दी ही एक कोरियन कंपनी से, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नाम से ये कंपनी है, जहां मुझे एक मौका मिला और मुझे मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर उन्होंने सिलेक्ट किया और वहां पर मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगभग 2 वर्ष उस कंपनी के साथ मैंने काम किया, जिस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स बनाए जाते थे। तो मेरा बैकग्राउंड हालांकि कोई टेक्निकल नहीं था, बट क्योंकि मार्केटिंग का थोड़ा एक्सपोजर था तो मैंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे सोनी, ओनिडा, इस तरह की कंपनीज, BPL, इन सब को कैपेसिटर्स की सप्लाई और इंटरनेशनल मार्केट में हमने कैपेसिटर्स की सप्लाई करी और काफ़ी हद तक थोड़ा अनुभव लिया। 2 साल करने के बाद मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि ये मुझे नहीं करना था, मुझे कुछ और ही करना था। तो मुझे याद आया कि जब मैं MBA कर रहा था तो मन में ये विचार था क्यों ना कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, क्योंकि जिस तरह की नॉलेज हम MBA में ले रहे थे, काफ़ी हद तक ये मन था कि कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग्स
कर सकते हैं और करा सकते हैं। तो ये ज़रूर था कि एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन खोला जाए। उस समय विचार ऐसा था कि एक बड़ा कॉलेज खोला जाए, लेकिन संसाधन आपके पास ना ज़्यादा पैसा और कहीं ना कहीं ना ज़मीन। तो ज़मीन और पैसा ना होने की वजह से हम कॉलेज तो नहीं खोल पाए। लेकिन 98 में मैंने शुरुआत करी, जिसको मैं अब तक करता जा रहा हूँ। उसका नाम है यंग अचीवर्स। तो यंग अचीवर्स एक ऐसा सेंटर मैंने 98 में स्टार्ट किया, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि हम किस तरह से बच्चों के करियर को और बेहतर बना सकें। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं खुद की स्ट्रगल्स देखी। थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स में हमने ये देखा कि कुछ उतार चढ़ाव कैसे होते हैं और क्या होता है जब एक करियर को हम सोचते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते, तो फिर कितनी मन में दुविधाएं होती हैं। सो समहाउ वी डिसाइडेड दैट वी विल ओपन अ सेंटर दैट विल वर्क फॉर एवरीवन। तो हमने इस करियर काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत 98 में करी और इसमें आज मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं और इसको मैं लगातार करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैं इसको एक ही बार में मैंने सोचा और इसको मैं लगातार करता चला गया। इसमें बहुत सारी ऊपर नीचे, जैसे कि हर जर्नी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते हैं। मेरी जर्नी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। तो जब मैंने शुरुआत यंग अचीवर्स की करी तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की कोचिंग और करियर काउंसलिंग, इन दोनों को प्रमुखता से अपने मार्केट में रखा। मेरठ जैसी जगह पर मैंने इसकी शुरुआत करी और यहाँ पर शुरुआत में जैसा कि होता है, आप एक छोटी सी जगह किराए पर लेते हैं। आपने वो छोटी सी जगह ली और उस जगह में जब शुरुआत में हम गए तो मेरे पास मेरी जॉब से करीबन 25,000 रुपये, मुझे याद है, मेरे पास मेरे जमा किए हुए पैसे थे। और इन 25,000 रुपये से मैंने एक जगह किराए पर ली, जिसका किराया मुझे ध्यान है 2,500 रुपये था। और हमने ये सोचा कि अब इसको किसी भी तरह से चलाना ही है, क्योंकि नौकरी हम छोड़ चुके थे। और ये मन में निश्चय कर लिया था कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन अपना ही काम करेंगे। तो इस संस्थान को चलाने के लिए जब हमारे पास कुछ संसाधन ही थे, मात्र 25,000 रुपये से शुरुआत करी, तो 2,500 रुपये चले गए किराए में, 2,500 रुपये एडवांस में चले गए। कुछ कुर्सियां लेनी पड़ी और कुछ फर्नीचर लेना पड़ा, जिसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे पैसे शायद ख़त्म होने को हैं। और यहाँ तक नौबत आई कि शायद एक ही पंखा लगवा सकते थे, या तो अपनी चेयर के ऊपर या क्लासरूम में। तो मुझे ध्यान है हमने वो पंखा क्लासरूम में लगवाया और अपने को बिना पंखे के रहने दिया कुछ समय के लिए कि देखें क्या होता है। तो जब शुरुआत करी तो मुझे ध्यान है सबसे पहले ये समझ में आया कि लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुँचे कि यंग अचीवर्स क्या है और यहाँ पर क्या क्या होता है। तो क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे आज भी याद है मेरा पहला पोस्टर जो मैंने डिज़ाइन करवाया, उस पोस्टर में मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स में मैंने MBA एंट्रेंस की कोचिंग, बैंक PO की कोचिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, क्योंकि जो मुझे आता था मैं वही करा सकता था। तो उस समय मैंने ये प्रोग्राम्स की शुरुआत करी। तो इन प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं जब मैंने पोस्टर बनवा लिया और इसको छपवाने के बाद इसको लगवा दिया, तो कई जगह से जब मैं सुबह निकला तो मुझे ये पोस्टर दिखे, बहुत छोटे फॉन्ट है और जब चलेंगे तो इसको चलते हुए हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये पहली गलती मुझे आज भी याद है कि जब हम पोस्टर्स डिज़ाइन कर रहे थे, कई जगह से फ़ोन भी आ गए कि आपने हमारी दीवार पर ये पोस्टर क्यों लगवाया। उसके अलावा हमने कुछ बैनर्स लगवाए थे, तो बैनर्स में हमको ये नहीं मालूम था कि नगर निगम का कुछ टैक्स होता है बैनर्स के ऊपर। तो हमने रात में ये बैनर्स लगवाए और सुबह देखा तो ये बैनर्स कटे मिले, यहाँ पर कोई किसी तरह का बैनर नहीं था। तो जितनी प्रमोशन की प्लानिंग थी वो सारी की सारी
पहले हफ्ते में ही समाप्त हो गई और कहीं ना कहीं हमारे पास जितनी हमारी पूंजी थी वो कहीं ना कहीं हमने उस पूंजी को पूरा का पूरा गंवा दिया। तो जब ये स्थिति आ गई कि हमारे पास ना आगे किराए के पैसे देने के लिए अमाउंट और ना अभी हमारे पास कोई बच्चा एनरोल किया, तो कहीं ना कहीं एकदम ये विचार आया कि कहीं ना कहीं हम नौकरी छोड़ के आए हैं तो क्या वो हमने सही किया या गलत। तो ये जब इस तरह का विचार आया तो फिर मन में फिर ये हुआ कि नहीं, अब इसे छोड़ना तो नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो बहुत सोचा कि क्या करा जाए। इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि अभी हमने MBA करा है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना अपने इस एक्सपीरियंस को कहीं और शेयर किया जाए। तो मैंने ये प्लान किया कि मेरे इंस्टीट्यूट के ही पास में एक और कॉलेज था, जिसको उस कॉलेज में मैंने जब अप्लाई करा तो उन्होंने बोला कि आपकी शायद क्वालिफ़िकेशंस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी ऊपर हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर हैं, तो शायद हम आपको वो सैलरी ना दे पाएँ जो आप एक्सपेक्ट करें। क्योंकि मैं फ्रीलांस करना चाहता था, मैं परमानेंटली कहीं जॉब अब नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा अपना इंस्टीट्यूशन था और किसी भी तरह से मैं ये चाहता था कि इस इंस्टीट्यूशन को चलाना है। तो जब मैं उस संस्थान में गया तो मैंने उनको ये बात बताई कि मेरा अपना इंस्टीट्यूशन भी है और मैं शायद सुबह 11-12 बजे तक आपके यहाँ काम कर सकता हूँ और उसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे फिर अपना इंस्टीट्यूशन भी कैसे भी करके चलाना है। तो उन्होंने, मुझे याद है, 5,000 रुपये की सैलरी मेरी फ़िक्स करी और इन 5,000 रुपये से मैंने अपने इंस्टीट्यूट को दोबारा से चलाया। आप ये इमेजिन करिए कि जितनी मेरी सैलरी आती थी वो सारी सैलरी मैं अपने इंस्टीट्यूट में खर्च कर दिया करता था और कहीं ना कहीं घर में मेरे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास का फल ये था कि हमने एक पंखा जल्दी अपनी टेबल के ऊपर भी लगवाया। और वो समय था जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे, इंटरनेट नहीं चलता था, बहुत कम था, बहुत कम स्पीड में था, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं था। मोबाइल्स पर कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स ही उस समय नए नए शुरू हुए थे। तो मुझे याद है वो मोटरोला का जो एक फ़ोन जो काफ़ी हैवी फ़ोन था वो मैंने पहली बार अपने इंस्टीट्यूशन के लिए लिया, क्योंकि उस ज़माने में आपको टेलीफोन मिलना BSNL से मुश्किल होता था, तो कहीं ना कहीं मोबाइल लेने की आवश्यकता पड़ी और मैंने वो लिया। और मुझे याद है कि उस समय कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद हमारे पास कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स आए। तो मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि उन 2-3 स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो इम्प्रेशन नए इंस्टीट्यूशन का पड़ता है इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए एक अच्छी फैकल्टी चाहिए। तो जब एक अच्छी फैकल्टी चाहिए, अगर आपके पास संसाधन नहीं हो तो आप फैकल्टी कैसे मैनेज करेंगे। तो उस समय मेरा ये प्लान था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, लेकिन पढ़ाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो हमने कुछ इस तरह के लोगों को ढूंढा और ऐसे लोगों से अपनी क्लासेस को रन करवाया, जो कि इवन IIT बैकग्राउंड के थे, वो मेरठ में थे और उन्होंने हमारे यहाँ संस्थान में आके पढ़ाया। मैं आज भी उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने उस समय हमारा साथ दिया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। काफ़ी हद तक हम खुद भी पढ़ाते थे, खुद मेहनत करते थे और खुद पढ़ाते थे। तो कुछ ना कुछ करके इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे थे। और जिस संस्थान में मैंने पढ़ाना शुरू करा, क्योंकि वहाँ भी मैं पढ़ाता था, तो लोगों को जब आप पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बनती है, आपकी अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग होती है। तो उन स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी विश्वास जगाया हमारे अंदर और धीरे धीरे उन्होंने ये प्लेज करा कि हम सर के साथ, वो मेरे साथ चलना चाहते थे, जहाँ मैं उनको उनकी हिसाब से जो करियर में वो बेटर हैं, उन करियर्स में हम उनको कहीं ना कहीं स्थापित, उनको कहीं ना कहीं हम फिक्स कर दें और वो भी अपने सक्सेस पाथ पर आगे चल पड़े। तो इस तरह से धीरे धीरे वो किराए की जगह से हम निकल के
हम फिर दूसरी जगह पर मूव हुए। करीबन 7-8 साल हमने ये स्ट्रगल देखी, टफ रहा काफ़ी। इस बीच में एक और इंसिडेंट हो गया जो मैं हमेशा याद करता हूँ और बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक दिन अपनी फैमिली के साथ कहीं मैरिज में गया और वो 2-1 दिन के लिए इंस्टीट्यूट बंद था। न जाने क्या हुआ उस दौरान, उससे पहले हमने एक नया ही एसी खरीदा था क्लासरूम के लिए और एक नया कंप्यूटर लिया था अपनी डेस्क के लिए। आप इमेजिन करिए, पहली आपकी कमाई से आप ये कुछ इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं और अचानक आपके पास फ़ोन आए कि आपके इंस्टीट्यूट में चोरी हो गई है और आपका वो एसी भी नहीं है वहाँ पर, ना आपका कंप्यूटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, उस समय भी बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं थे। तो 7-8 साल बीत जाने के बाद भी जब ज़्यादा फंड्स ना हो और ऊपर से चोरी भी हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका मोरल कहीं ना कहीं गिर सकता है और हो सकता है कि आप आगे काम ना करें। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने फिर ये सोचा कि चलिए जो चला गया सो चला गया। हमने किराए पर एसी लिया और किराए पर ही एक और कंप्यूटर लिया, वापस उसको अपनी जगह पर लगाया और फिर से मेहनत करनी शुरू करी। तो ये कहीं ना कहीं मैंने एक बात देखी है कि कहीं ना कहीं निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, अगर आपको फेलियर से बचना है तो आपको लगातार उस काम को करना पड़ेगा। जब तक आप उस काम को करने में बेहद अलग और बेस्ट अपने लेवल को नहीं आप ले आ पाते, तब तक आपको उस काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी निरंतरता से आप एक अलग लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो इस मुकाम से ऊपर उठते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने अपनी कोचिंग को जो केवल क्लासरूम तक लिमिटेड थी और केवल कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी जैसे MBA पर फोकस था, हमने जल्दी ही उसका फोकस अंडर ग्रेजुएट करियर्स, 12वीं के बाद जो भी करियर्स होते हैं जिसमें कि नॉन कन्वेंशनल करियर्स को हमने प्रमुखता से मार्केट में लॉन्च किया। और उन करियर्स में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, जैसे डिज़ाइन, फैशन, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग, कुलिनरी, ये सारे करियर्स, म्यूज़िक, इन सारे करियर्स को प्रमोट करने के लिए हमने पूरी एक टीम बनाई और इन सारे करियर्स के ऊपर रिसर्च करके बच्चों को ऐसे करियर्स में भेजना शुरू करा जो कि भीड़ से अलग थे। तो इससे हमारी पहचान बहुत अलग तरह की बनी। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा। कई जगह हमने करियर काउंसलिंग सेशन शुरू करे, क्योंकि हर स्कूल में, चाहे वो जितने भी बड़े स्कूल्स हों या छोटे स्कूल्स हों, हमने हर जगह जाना शुरू करा और कोशिश करी कि बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि इस तरह के करियर्स IIT, मेडिकल और CA के अलावा भी ये करियर्स मौजूद है और हमको इन करियर्स से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों में बहुत पॉजिटिविटी आई और लोगों ने हमारी बात को अच्छे से सुनना शुरू किया। पेरेंट्स ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करा। धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि 10 साल से कोई इस फील्ड में अब काम कर रहा है और उसकी बात को गहराई से सुनना चाहिए। और लोगों ने काफ़ी अच्छे से हमारी बात को लेना शुरू करा, जिससे हमारी कहीं ना कहीं ख्याति बढ़ी। हमारी अपनी इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांडिंग, यंग अचीवर्स की ब्रांडिंग लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गई और लोग उस तरफ आगे बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, हमारा भी रास्ता काफ़ी सुगम होता चला गया और हम इस स्थिति में आ गए कि आज हम कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। कॉलेज में यदि 1,500 से 2,000 बच्चे हैं तो उनको एक साथ पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और इसके अलावा जितनी भी प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, कॉलेज की प्लेसमेंट ट्रेनिंग जिसमें IT कंपनीज आती हैं, उस तरह की एप्टीट्यूड ट्रेनिंग्स हम लोग करानी हम करा रहे हैं। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप ये मानकर चलिए, रिज्यूमे बिल्डिंग, इस तरह की इंटरव्यू ट्रेनिंग्स, ये सब तरह की ट्रेनिंग्स हमने शामिल करी। और पिछले 4-5 साल में हमने स्टडी अब्रॉड को
मेरठ में पहली बार लॉन्च किया। स्टडी अब्रॉड के लिए एक अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अलग तरह की रिसर्च चाहिए। हमने उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी समय दिया, रिसर्च करी और ये पहचाना कि अमेरिका में एडमिशन्स लेने के लिए किस तरह की प्रोफाइल चाहिए। हमने यूके के हिसाब से जो कॉलेजेस हैं उनके हिसाब से उस प्रोफाइल को समझा और बच्चों को ये समझाया कि अगर हम इस तरह की प्रोफाइल डेवलप करेंगे तो इस तरह के कोर्सेज और कॉलेजेस में हम एडमिशन ले पाएंगे। तो लोगों ने इस बात को भी बहुत सराहा और आज हमारे पास मेरठ से बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जर्मनी, यूरोप सभी जगह हम बच्चों को भेजते हैं, इनफैक्ट भेज चुके हैं। और यहाँ इस पूरे माहौल में हमने काफ़ी हद तक एक बात को बहुत अहमियत दी है कि हर बच्चा अलग होता है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो जितना हम इनडिफरेंट, हम जितना डिफरेंस हम अपने बच्चों में समझ पाएँ उतना अच्छा डिसीजन हम उनके बारे में ले पाएंगे। कभी भी ये डिसीजंस करियर के बारे में आप दूसरों को देख के ना लें। कोशिश करें कि आपका बच्चा आपके उसके जो भी उसकी स्ट्रेंथ हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, आप उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें और ये देखें कि ये कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन्स बने, चाहे वो एक अकाउंटेंट बने, चाहे वो एक टीचर बने, चाहे वो एक साइंटिस्ट बने, राइट, तो कहीं मीडिया पर्सन बने, कहीं अच्छे लॉयर्स बने। तो हमको ये सब कोशिश करनी है कि बच्चों के लिए जो बेस्ट करियर हो उसी को हमको पकड़ना है। और आज हम अपने करियर काउंसलिंग सेशंस के द्वारा कोशिश यही करते हैं कि हर बच्चे में जो यूनिक एलिमेंट है उसको हम बाहर निकालें और उस यूनिक एलिमेंट को पकड़ के उस करियर पर जिस तरह से उस मार्ग पर हम उसको चला सकें ताकि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, हम वो पूरे प्रयास करते हैं। और हमने कुछ ही समय में इस बात को भी महसूस किया कि बच्चों की एक अच्छी प्रोफाइल डेवलप होनी चाहिए। जब वो 8th या 9th में होते हैं तो एक ऐसा समय होता है जहां उनके साथ हम अलग अलग से उनकी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने की एबिलिटी, क्रिएटिविटी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमने काफ़ी संस्थानों के साथ टाई अप करे। कुछ संस्थान गोवा में मौजूद हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, जहां हम इन बच्चों को एसोसिएट करते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको वहां मिलती है। जब ये इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है तो उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि अगर सपोज़ उनको इंजीनियरिंग करनी है तो उनके पास ऑलरेडी टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि जब हम इंजीनियरिंग करें तो तब हमें पता चले कि टेक्निकल स्किल्स तो शायद हमें चाहिए ही नहीं थी क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बच्चों को वो पहले से ही ये क्लैरिटी देना, ना कि कन्फ्यूजन में रखना कि आपको 12th के बाद क्या करना है, इसकी शुरुआत हम प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोग्राम से क्लास 8th ऑनवर्ड्स ही कर देते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सोचा कि सोशली हम कैसे, जो बच्चे गांव में हैं और जो बच्चे शहर में हैं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। आज हम सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो सोशल इंक्लूजन की जब हम बात करें तो कैसे उसको अचीव करें। एक संस्था है जिनसे हमारा ताल्लुक़ हुआ और ये संस्था का नाम है IDIA, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी। हमने इस संस्थान के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स करे जहां हम गांव में गए और हमने ये आइडेंटिफाई करा कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो लॉ कर सकते हैं। हमेशा ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि केवल अच्छे स्कूल्स के बच्चे ही अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक नॉर्मल स्कूल से, एक गवर्नमेंट स्कूल से एक पढ़ा हुआ बच्चा भी एक उच्च संस्थान में, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ सके। तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमने IDIA का साथ दिया और कुछ बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी और कुछ बच्चे सफल भी हुए
जिनको मौका मिला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। तो इस तरह के अवसर जब बच्चों को मिले तो इससे हमारा काफ़ी हौसला बढ़ा, हमारी खुद की मोरल बहुत हाई हुई और हमें ये लगा कि हम वास्तव में सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी मिला है इस सोसाइटी के द्वारा ही मिला है। इस सोसाइटी ने ही हमको एक्सेप्ट किया है, हमारी स्ट्रगल को भी एक्सेप्ट किया है, हमारी अचीवमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया है। तो इस पूरे प्रयास के लिए कहीं ना कहीं हमने IDIA का साथ लिया और सोशली इंक्लूसिव होने की कोशिश भी करी। दोस्तों, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं हमने, जब हम पीछे याद करते हैं तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छी एल्यूमनाई है। ऐसी एल्यूमनाई जिसमें कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स IIM से हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास NIFT डिज़ाइन से हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास मीडिया एंड जर्नलिज्म से हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ से हैं जो कि नालसार जैसे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं या वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर से पढ़ रहे हैं। इस तरह से जो हमारी एल्यूमनाई है वो हर तरह से हर अच्छे संस्थानों में आज फैली हुई है, समृद्ध है। और इस जर्नी में यूँ तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आगे भी होते रहेंगे, बट ये एक छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच टॉक्स को इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।